दो सहेलियां रात को एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सो रही थी। रात बीतती है और सुबह होती है, लेकिन सुबह होते ही एक सहेली इस एहसास के साथ जाग पड़ती है कि शायद बिस्तर गीला है। इसके बाद वो करवट बदलती है, लेकिन जैसे ही वो करवट बदलती है उसकी चीखें निकल पड़ती हैं, क्योंकि बिस्तर पर उसकी सहेली की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, गला कटा हुआ था। अब सवाल यह है कि कमरे में सिर्फ दो लोग थे, तो फिर कातिल कौन है? बुधवार यानी 28 अगस्त की सुबह सुबह बेंगलुरु पुलिस को एक लड़की कॉल करती है। वो बेहद घबराई हुई है। बताती है कि किसी ने उसकी दोस्त का कत्ल कर दिया है और लाश बिस्तर में उसके बगल में पड़ी है। यह अपने आप में एक बेहद अजीब बात थी। लाश बिस्तर में किसी के बगल में पड़ी थी और उसे पता ही नहीं था कि उसके बगल में सो रही उसकी दोस्त की जान किसने ली। बहरहाल फोन रखते ही पुलिस फौरन उस लड़की के बताए पते पर पहुंचती है। मकान नंबर 741, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट ब्लॉक, एसएमवी लेआउट, केंगेरी उपनगर, बेंगलुरु। और जैसी खबर थी, पुलिस को मौका वारदात का मंजर कुछ वैसा ही नजर आया। यहां वाकई मकान के बेडरूम में एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसके गले में चाकू जैसे किसी तेजधार हथियार से वार किए जाने के निशान थे और पूरा का पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था। जबकि फोन करने वाली लड़की बेहद डरी सहमी मौके पर खड़ी थी। अब तक मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मरने वाली लड़की की पहचान 25 साल की नव्याश्री के तौर पर हुई। नव्याश्री न सिर्फ बेहद दिलकश और खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, बल्कि पेशे से एक डांस इंस्ट्रक्टर थी। जो ये सवाल लगातार पुलिस को कुरेद रहे थे। पुलिस ने इस वारदात की कंप्लेनेंट और इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या से ही पूछताछ कर कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश शुरू की। ऐश्वर्या ने बताया कि वो और नव्याश्री बचपन की दोस्त थी और दोनों साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई। असल में दोनों का ताल्लुक कर्नाटक के ही शिवमोगा जिले के भद्रावती इलाके से था और इन दिनों दोनों बेंगलुरु में ही रहती थी। आज से करीब 3 साल पहले नव्याश्री को किरण नाम के एक लड़के से प्यार हो गया और जल्द ही दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद नव्या अपने पति के साथ बेंगलुरु आ गई और डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नव्याश्री और उसके पति के रिश्तों में खटास आ गई थी। बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि अब नव्याश्री को अपने ही पति किरण से खतरा महसूस होने लगा था। 27 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे नव्याश्री ने अपनी सहेली ऐश्वर्या को फोन किया और उसे अपने पास बुला लिया। ऐश्वर्या की माने तो उसकी सहेली नव्या ने उससे कहा कि वो अपने घर में ही अनसेफ फील कर रही है, इसलिए उसे अपने पास बुला रही है ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। नव्याश्री का फोन आने के बाद ऐश्वर्या उसके पास पहुंची। उसे नव्याश्री के पास पहुंचने में शाम के 4:30 बज गए। ऐश्वर्या के मुताबिक इसके बाद उसने अपने एक कॉमन फ्रेंड अनिल से भी बात की और उससे मिलने को कहा। इसके बाद नव्याश्री ऐश्वर्या को अपनी कार में लेकर घर से यानी एसएमवी लेआउट से लेकर निकली और दोनों पीआर नगर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल को पिक किया और फिर तीनों कई घंटे तक साथ रहे। असल में नव्याश्री काफी परेशान महसूस कर रही थी और अपनी सुरक्षा को लेकर ऐश्वर्या और अनिल से बात करना चाहती थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया है, नव्याश्री के उसके पति किरण के साथ इन दिनों अच्छे रिश्ते नहीं थे।
किरण उस पर शक करता था और अक्सर इस बात को लेकर दोनों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ऐसी एक लड़ाई के बाद मंगलवार को ऐश्वर्या ने मुझे अपने पास बुलाया था। उसने मुझसे कहा था कि वो ना तो घर में सुरक्षित महसूस कर रही है और ना ही बाहर, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए उसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि हम दोनों भद्रावती से ही हैं और बचपन की सहेलियां हैं, इसीलिए मैं तुरंत उसके पास चली गई। इसके बाद हम बाहर निकले, साथ में थोड़ा वक्त गुजारा। रास्ते में हम अपने दोस्त अनिल से भी मिले, जिसने नव्या को इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए पुलिस के पास जाने की सलाह दी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती, नव्या का कत्ल हो गया। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। दरअसल नव्याशी अपने दोस्त अनिल से मिलकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अनिल ने उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी थी। अनिल का कहना था कि अगर पुलिस किरण को बुलाकर उसे पाबंद कर देगी तो शायद अगली बार वो उसके साथ दुर्व्यवहार करने से पहले सोचेगा। इस बातचीत के बाद 27 अगस्त को तीनों दोस्तों ने मिलकर बाहर ही डिनर किया और फिर अनिल को छोड़कर नव्याशी और ऐश्वर्या एसएमवी लेआउट में नव्याशी के घर लौट आए। चूंकि नव्या और उसके पति में अनबन चल रही थी, तो उसका पति किरण अब भी घर में नहीं था। इसके बाद ऐश्वर्या उस रात नव्याशी के घर में ही रुक गई और दोनों सहेलियां साथ सो गई। ऐश्वर्या ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया है कि इसके बाद रात को क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं है। असल में ऐश्वर्या का कहना है कि बीती रात डिनर करने के साथ ही उसने ड्रिंक्स भी ली थी, जिसके चलते वो गहरे नशे में थी। रात को बिस्तर पर आते ही उसे गहरी नींद आ गई, लेकिन इसके बाद जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। ऐश्वर्या ने पुलिस से कहा, गुरुवार की सुबह 6 बजे मेरी आंख खुल गई। असल में मुझे बिस्तर गीला गीला सा लग रहा था, जैसे बेड वेटिंग हो गई हो। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो बिस्तर में कोई और नहीं बल्कि खून ही खून था और नव्याश्री मेरे बगल में बेजान पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था और उसकी हालत अस्त व्यस्त थी। मैं ये सब कुछ देखकर बिल्कुल घबरा गई। चंद घंटे पहले मेरी जो दोस्त मेरे साथ थी, हम साथ में बातें कर रहे थे और वो मेरे बगल में सोई थी। सुबह होते होते किसी ने उसका गला काटकर उसकी जान ले ली थी। ये मेरे लिए किसी बुरे ख्वाब की तरह था। लेकिन ऐश्वर्या का ये बयान पुलिस के लिए भी बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस ने तस्दीक करने के लिए उससे पूछा कि आखिर रात में उसके बगल में सो रही उसकी सहेली का कत्ल हो गया, वो भी तब जब घर में तीसरा कोई नहीं था और उसे पता भी नहीं चला। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐश्वर्या ने इसका भी जवाब दिया। उसका कहना था कि चूंकि रात को वो शराब के नशे में थी और गहरी नींद में सो गई थी, तो उसे न तो किसी की चीख सुनाई दी और न ही कोई खटका लगा। अब तक की तफ्तीश में पुलिस को यह पता चल चुका था कि किरण और नव्याश्री दोनों के पास उनके घर की एक एक चाबी रहती थी, क्योंकि दोनों काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और अलग अलग वक्त पर घर लौटते थे। और जिस तरह से आधी रात को कातिल ने घर में घुसकर नव्याश्री की हत्या कर दी और ऐश्वर्या को छुआ तक नहीं या फिर उसे पता भी नहीं चला, ये बात इस ओर इशारा कर रही थी कि नव्याश्री के कत्ल में उसके पति किरण का ही हाथ हो सकता है। वैसे भी नव्याश्री ने आखिरी बार अगर किसी से अपनी जान को खतरा बताया था तो वो उसका पति किरण ही था। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि किरण ने आधी रात को डुप्लीकेट की से घर का दरवाजा खोला, दबे पांव अंदर आया और उसने नव्याश्री की जान ली और फिर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। नव्याश्री के दोस्तों और घर वालों की माने तो उसका पति किरण उस पर शक करता था और इसी वजह से लगातार उसे परेशान करता था। ಬೇಡ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದು ಟಾರ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮನೆಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋದಾಗ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ನಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬಿಡಲ್ಲಮ್ಮ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದ, ಅವ್ನ್ ತಗೊಂಬಂದ್ ತೋರಿಸ್ದ. ಇವಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ನ್ ನನಗ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ತಂದಿರೋದಮ್ಮ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮನೇಲಿ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಡಿ ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್.
ಮೇಡಮ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲ್ಲ ಏನಾರು ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ. 2.5 ವರ್ಷ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಗಲಾಟೆ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು? ಅವನೇನು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತ. ಇವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಲು, 1 ವಾರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ದೇನೆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ ನೈಟೇ ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾನೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. ಜಗಳ ಆಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಅವರು ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ತಾಳೆ ಚಾಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಈತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಕೆಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಕುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಕೆ ಕತ್ತನ್ನು ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹೊರಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನವ್ಯಶ್ರೀಯ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. यानी इस बात का पूरा सीक्वेंस इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि नव्याशी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति किरण ही है। अगले रोज मामले का खुलासा होने के बाद उसके मोबाइल फोन की लोकेशन और दूसरे सर्विलांस की मदद से पुलिस ने किरण को धर दबोचा। ಇರೋದೇ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅವರೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಅವ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ರೂರ ಆಗ್ತಾನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕತ್ತು ಕೊಯ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದಾಗಿದೆ, ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಹಂಗಾದ ಸರ್? ಯಾವಾಗ ಈತ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ? ಅವ್ರು ಬಂದು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜೇನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ನಾವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಟಾರ್ಚರ್ಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಗೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಅವನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ತದನಂತರ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಜನರಲ್ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಆಕೆ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಇದು ಆತನಿಗೆ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಕೆಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿಚನಲ್ಲಿರೋ ಚಾಕುನ ಅವಳು ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಜಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಚಾಕುನ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಮೇ ಬಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆ ಏನು ತುಂಬ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಒಂಥರ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। कुछ सूत्रों का कहना है कि वारदात की रात घर में घुसकर कातिल ने नव्याशी को पहले घर में ही एक कुर्सी से बांधा, उसके बाद अत्याचार किए और फिर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। जबकि ऐश्वर्या ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि उसे उसकी सहेली की लाश उसके बिस्तर पर बगल में पड़ी हुई मिली, जो खून से लथपथ थी और बिस्तर भी खून से भीग गया था। ऐसे में अगर एक वक्त के लिए ये मान भी लिया जाए कि आधी रात नींद में सो रही नव्या का मुंह बंद कर
कातिल ने उसका गला काट दिया और उसकी जान चली गई, तो भी बगल में सो रही उसकी दोस्त ऐश्वर्या को इसका पता कैसे नहीं चला? और अगर दूसरी थ्योरी के मुताबिक नव्याशी को बिस्तर से उठाकर पहले घर के अंदर ही टॉर्चर किया गया और फिर उसकी जान ली गई, तो भी उसकी चीख या खटपट से उसकी दोस्त की नींद खुल जानी चाहिए थी। मगर यहाँ ऐसा भी नहीं हुआ। यानी ऊपरी तौर पर यह मामला बेशक एक ओपन एंड शट केस लग रहा हो, पुलिस ने कातिल के तौर पर नव्याशी के पति को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना लग रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक डांस इंस्ट्रक्टर का कत्ल आखिर कैसे और किन हालात में हुआ, ये अब भी एक राज है। क्या किरण ने आधी रात को अकेले वारदात को अंजाम दिया या फिर उसके साथ कोई और भी था? ये भी सामने आना बाकी है। एक्सपर्ट्स भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शराब के नशे में किसी को इतनी गहरी नींद आ सकती है कि बगल में किसी का कत्ल हो जाए और उसे कुछ पता ही ना चले। सवाल कई हैं, रहस्य बरकरार है। सगै राज, बेंगलुरु, आज तक।